नमस्कार, मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। 25 सालों का तजुर्बा लगातार आप लोगों को इन वीडियोस में दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे रिटन इंग्लिश के एक पार्ट की। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि रिटन, स्पोकन और फ्लुएंसी टेक्निक्स क्या होती हैं, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलें। जी हाँ, आप रिटन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में क्या फ़र्क है, स्पोकन इंग्लिश सीखने के बाद आप फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलें, उसकी काफ़ी सारी वीडियोस आप लोग को इस चैनल पे दी जाती हैं। ये विश्व का पहला ऐसा चैनल है जहां पर आपको ABCD से लेकर स्पेलिंग की पूरी डेडिकेटेड स्पेशल सीरीज़ मिलेंगी। अगर आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस आप लोग को स्पेलिंग की मिलेंगी इसमें। दूसरी बात, बेसिक लेवल पे बहुत आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ आप लोग को वीडियो मिलेंगी। तीसरी बात है, टेंस और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश में और फ्लुएंट इंग्लिश में क्या फ़र्क है और फ्लुएंट इंग्लिश हम क्यों नहीं बोल पाते, उसकी काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों को मिलने जा रही हैं इस चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। आप लोग के व्हाट्सअप, आज देखिए छोटी सी बात है, ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें आज लिखना भी नहीं आता, ABCD नहीं आती या स्पेलिंग नहीं आते और वो गूगल पे या यूट्यूब पे देखते रहते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने स्पेशली बना रखी है। 25 सालों में जो कुछ भी मैंने रिसर्च की वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ अपने इस चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे, आज की वीडियो उन लोग के काम की है जो कि रिटन इंग्लिश सीख रहे हैं और वो टेंस के लेवल पे हैं, यानी कि टेंस उनकी शुरू हो चुकी है या हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो उन्होंने टेंस पहले किया है। अब थोड़ी और डिटेल्ड वीडियो आज हम देखेंगे। तो आज की वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, टेंस और ट्रांसलेशन में फ़र्क क्या है और हम टेंस सीखते क्यों हैं, इसकी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मैंने अपने इस चैनल पे दे रखी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उन वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आइए हम देखते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पूरी डिटेल वीडियो एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूँ। लास्ट तक वीडियो देखिएगा और उसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगें अपनी कॉपी में साथ साथ में लिखते रहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाई हुई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश की वीडियो नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए मेरी जितनी वीडियोस हैं वो आप लोगों को लगातार हिंदी में ही मिलती हैं और एग्जाम्पल में हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल होता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पूरी बारीकी भरी डिटेल, और ऐसी वीडियो आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी या तो नहीं देखी होगी। मेरी पूरी कोशिश यही है कि इस वीडियो में आपको पूरा निचोड़ निकाल के दूं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में और अधिक जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब, टेंस और ट्रांसलेशन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन टेंस का मतलब होता है कि जब भी आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर भाषा का एक अपना टेंस होता है। टेंस का मतलब होता है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम एंड लेवल ऑफ द एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ब की कई फॉर्म हो सकती हैं। देखिए ध्यान से सुनिए और समझिए। टेंस में या ट्रांसलेशन जब आप करते हैं तो उसमें जब आप सेंटेंस बनाने लगते हैं तो आपको वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो वर्ब्स में एक वर्ब की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म। तो जब भी आपको कोई सेंटेंस बनाने का मौका मिलता है तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी जिससे हमें पता चल सके कि काम का टाइम क्या है और काम का लेवल क्या है। लेवल का मतलब क्या होता है कि काम होता है, हो रहा है, हो चुका है, कब हुआ है, किस समय हुआ है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। तो आइए हम उसको जानते हैं। तो टेंस का मतलब है किसी वाक्य में वर्ब के जो अनेक रूप होते हैं उसमें से कौन सा रूप लगाएं कि हमारा वो वाक्य जो हम चाहते हैं वही मतलब निकाले। ये हो गया टेंस का मतलब। दोबारा सुनिए ध्यान से। टेंस का मतलब यह है जब आप वाक्य बनाएं तो उस वाक्य में जो वर्ब लगने वाला है उस वर्ब के कई रूप होते हैं, तो उस वर्ब में से कौन सा रूप लगाएं ताकि आप वाक्य को सही लिख सकें और सही मतलब निकल सके। ये होता है टेंस का मतलब। तो टेंस इज ए फॉर्म दैट शोज द टाइम एंड लेवल ऑफ द एक्शन। एक एक्शन के 4 लेवल होते हैं, इसके बारे में मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं तो आप वहां जाके देख सकते हैं।
तो आइए देखिए, वर्ब ही है, वर्ब का वो रूप, यानी आईएनजी लगाया आपने, ईडी लगाया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको पता ही होगा। तो वर्ब का यही रूप बताता है कि काम का समय क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। काम क्या है, यानी खेलना, आना जाना। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात, कि कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जैसे प्ले है, प्ले का मतलब लोग खेलना करते हैं, ये यहाँ पे इसका मतलब गलत होता है, यहाँ इसका होता है खेल। जैसे रीड है, रीड का मतलब लोग कहते हैं पढ़ना, पढ़ना गलत है, इसका मतलब होता है पढ़। पढ़ के आगे ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ, पढ़ा था, पढ़ूंगा, पढ़ रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो इसके आगे लगती हैं। पढ़ना लोग गलत कहते हैं, चूँकि ये शुरू से ही ऐसा प्रचलित है अर्थ इसका, प्ले मीन्स खेलना, रीड मीन्स खेल पढ़ना, तो लोगों को इसी तरीके से ये समझाया भी जाता है और समझ में आता है। सबसे बड़ी गलती यही होती है जी नहीं। वर्ब का जो फॉर्म होता है, प्ले, प्ले मीन्स होता है खेल, रीड मीन्स पढ़। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बता दी, ध्यान रखिएगा, आगे भी कोई भी वर्ब होती है उसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका ये मतलब होता है। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं, वर्ब्स कितने तरीके के होते हैं, इसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं आपको तो शायद ही किसी बुक में भी मिले, इतनी डिटेल्ड वीडियोस इनकी बनेंगी। लेकिन हम लोगों को सिर्फ इतना बताया जाता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, 3 तरह के टाइम होते हैं, और उसका ये और ऐसे ऐसे होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होता है, वर्ब 2 होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इतना तो 99% टीचर बताते हैं और यही बताते हैं इतना, लेकिन मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि वर्ब्स कितने तरह की होती हैं और सब्जेक्ट कितने तरह की होती हैं। खैर ये आज आपका हमारा विषय नहीं, हमारा विषय है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले टेंस का मतलब आपने समझा, इसके बाद हम देखते हैं कि टेंस के जो वाक्य होते हैं कुल मिला के, जिसे कहते हैं नॉर्मली जो वर्ब की फॉर्म होती है, अगर मैं हिंदी में समझाऊंगा तो ट्रांसलेशन कहलाएगा। टेंस के हिसाब से वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म होती है वो ये 3 या 5 होती हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। लेकिन साधारण रूप से इंग्लिश में 3 समय में बातें होती हैं। प्रेजेंट यानी अभी क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, इन दिनों क्या हो रहा है। पास्ट भूतकाल, भूतकाल मतलब बीते हुए समय, जो काम बीते हुए समय में हुआ हो, यानी जैसे कल हुआ था या हो चुका था या हो रहा था, वो पास्ट। और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब जो काम होने वाला है। तो कोई भी भाषा हो दुनिया की, उसमें ये 3 चीज़ें ही आप देखेंगे इस्तेमाल होती हैं। तो ये टेंस का मतलब समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाने से पहले ये सारी बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि एक बार रिपीट हो जाएँ। जब जब टेंस की बात चले तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हिंदी में इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत इसमें ट्रांसलेशन का भी बेस आ जा रहा है, ताकि आप लोग उसे समझ सकें। हर टाइम में 4 प्रकार के लेवल होते हैं। जैसे 3 ये टाइम हो गए, 4 लेवल हो गए। जैसे प्रेजेंट में काम होता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, रहा होगा। काम या तो हो चुका है, या तो हो चुका था, या हो चुका होगा। काम कुछ समय से चल रहा है, कुछ समय से चल रहा था, या कुछ समय से चल रहा होगा। ये सारी बातें जो हैं टेंस के अलग अलग फॉर्म से पता चलती हैं। जी हाँ, ये टेंस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। एक तरीके से फ़र्क को समझने की कोशिश कीजिए कि टेंस में सिर्फ इतना बताया जाता है कि वर्ब की कौन सी करेक्ट फॉर्म सेंटेंस में लगेगी। ये मैं आपको जो हेल्प ले रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश की हेल्प से, जो मैं समझा रहा हूँ और जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चूँकि रिटन इंग्लिश की वीडियो है तो उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह से ये हमारे पास 3 टाइम और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा 3 समय हैं और 4 लेवल हैं, तो हमारे पास 12 सेंटेंसेस बनते हैं। 12 सेंटेंसेस के भी, ये जो 12 सेंटेंस अभी बने हैं, इसमें भी 4 लेवल है हमारे। हर वाक्य के सिंपल, नेगेटिव, क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, यानी कि सिंपल वाले जो कुछ बताते हैं, हमें कोई जानकारी देते हैं, जवाब देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं या कन्फर्मेशन देते हैं किसी चीज़ का। नेगेटिव का मतलब होता है मना करना, क्वेश्चन का मतलब होता है क्या वाले सवाल। क्वेश्चन हमारे पास 2 होते हैं किसी भाषा में, एक क्या वाले सवाल, एक कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाले सवाल। तो 3 टाइम इंटू 4 लेवल, 3 समय के 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो 12, और एक एक वाक्य के 4 रूप होते हैं, तो 12 चौक 48 वाक्य हमारे पास होते हैं। ये तो आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने टेंस का। अब आइए उसके बाद हम देखते हैं जिसकी बात आज हो रही थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको, अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको दोबारा किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हालांकि हर बात एक ही वीडियो में नहीं आ सकती है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि इस एक वीडियो में आप लोग को इतनी ठोस जानकारी तो दे ही दूँ ताकि आपको कहीं और परेशान ना होना पड़े। तो आइए देखते हैं। ये वीडियो रिटन इंग्लिश के लिए ये आपको ध्यान रखना है। स्पोकन इंग्लिश में हम सिर्फ इससे इतनी हेल्प ले सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है, कौन सी वर्ब लगती है और कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। लेकिन जब भी आप अभी सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं तो इसे हम रिटन इंग्लिश ही कहेंगे। स्पोकन इंग्लिश में इसे कैसे यूज़ करेंगे उसकी टेक्निक अलग है, उसके रूल्स अलग हैं। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो मेरी बाकी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 शब्द हैं, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस और टेंस। तो इन 3 शब्दों को हम देखते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है टाइम, इससे ये हमें पता चलता है टाइम। अगर यहाँ पास्ट कर दूँ तो टाइम पास्ट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है हर काम का एक स्तर होता है, यानी काम किस लेवल पे है, चल रहा है, चल रहा था, हो चुका है या कुछ समय से चल रहा है। तो लेवल क्या है, कॉन्टिन्यूअस, किस स्थिति में है कार्य अभी जी, चल रहा है। और टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म। प्ले में प्ले की प्लेइंग हो जाएगा जैसे। और टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। प्ले का प्लेइंग हो जाता है, रीड का रीडिंग हो जाता है, और इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम भी लगता है। तो कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो इन तीनों चीज़ों को जो आप सुनते हैं बचपन से, स्कूल में करते हैं, कोचिंग में करते हैं, उसका मतलब डिटेल में अगर जाने तो ये होगा कि प्रेजेंट का मतलब टाइम होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लेवल होता है, और टेंस का मतलब होता है कि जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसे टेंस कहते हैं। तो तीनों शब्दों को मिलाकर बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो टेंस का मतलब एक बार और देख लेते हैं कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम एंड लेवल ऑफ द एक्शन। टेंस का मतलब वर्ब का वो रूप, क्योंकि 4-5 रूप होते हैं वर्ब के आमतौर पे जो आप सीखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एस या ईएस वर्ब के साथ लगता है। तो वर्ब का वो रूप जो काम का समय बताए और काम किस स्थिति में है, उसका लेवल क्या है ये बताए, उसे हम टेंस कहते हैं। हमने एक बार और देखा। तो आइए फटाफट हम देखते हैं आगे चल के कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है। पूरी डिटेल में वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो कि रिपीट हो रही हो या टाइम वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस है, जितनी बातें मिलेंगी काम की मिलेंगी आपको। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो कोई काम चल रहा है, या कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम चल रहा है, कोई काम चल रहा था, या कोई काम भविष्य में चल रहा होगा। ठीक है, तो तीनों समय में कॉन्टिन्यूअस पाया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो तीनों समय में ये कॉन्टिन्यूअस पाया जाता है। तो जो काम या तो चल रहा है, या तो चल रहा था, या तो चल रहा होगा, चलेगा जिसे कहते हैं। तो ऐसे वाक्य तीनों समय में मिलते हैं, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और कॉन्टिन्यूअस उनके साथ जुड़ जाता है। तो अगर चल रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, चल रहा था तो मैं पढ़ रहा था, और फ्यूचर में मैं पढ़ रहा होऊंगा, यानी कि वो फ्यूचर में काम चल रहा होगा, हो रहा होगा। तो कॉन्टिन्यूअस का ये मतलब होता है। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। बहुत सारे वर्ड्स आज आपके बीच में लाए हूँ, जो हो सकता है इनमें से काफ़ी चीज़ें पहली बार आप देख रहे हो। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये भी होता है, जो अलग अलग इसके मतलब होते हैं उसमें से एक ये भी है कि प्रोसीडिंग, यानी जो काम आगे बढ़ रहा हो, डेवलपिंग, जो काम डेवलप हो रहा हो, पूरा ना हुआ हो, अनकम्प्लीस्ड, ठीक है, हाफ कंप्लीटेड, हाफ फिनिश्ड, हैपनिंग, जो भी हो रहा हो, ऑन ट्रैक, अभी ट्रैक पे ही हो, पूरा ना हुआ हो, या फिर इम्परफेक्ट। ये कॉन्टिन्यूअस के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे जितने शब्द मैंने लिखे हैं ये आप कॉपी में लिख सकते हैं, इसका मतलब ही कॉन्टिन्यूअस होता है। इम्परफेक्ट मतलब जो काम अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ तो मतलब चल रहा है। गोइंग ऑन, जो अभी जारी है। अनफिनिश्ड यानी पूरा नहीं हुआ। इनकम्प्लीट, अनकम्प्लीटेड, अंडर वे, अभी भी रास्ते में है, रास्ते में मतलब अधूरा कार्य है। इन प्रोग्रेस, जो अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में हो। टेकिंग प्लेस, जो अभी घटित हो रहा है। ऑन द गो, जो सामने हो रहा है। ऑन गोइंग, गोइंग अहेड, हाफ डन, नॉन स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ का क्या मतलब होता है, ये काम प्रोसीडिंग है, डेवलपिंग है, अनकम्प्लीस्ड है, हाफ कंप्लीटेड है, हाफ फिनिश्ड है, हैपनिंग है, ऑन ट्रैक है, और
इम्परफेक्ट है, गोइंग ऑन है, अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है, अनकम्प्लीटेड है, अंडर वे है, इन प्रोग्रेस है, टेकिंग प्लेस है, ऑन द गो है, या ऑन गोइंग, गोइंग अहेड, हाफ डन, नॉन स्टॉप कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की जगह, अगर प्रेजेंट में कॉन्टीन्यूस की जगह अगर ये सारे शब्द लिख दूँ तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ कॉन्टीन्यूस ही क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये शुरू से आप देखेंगे स्कूल की बुक्स में या आप कहीं ग्रामर की बुक में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यूस ही प्रचलित है, इसलिए लोगों की मजबूरी है कि सिर्फ इसको कॉन्टीन्यूस नाम से ही जाना जाए। इसके जो सबसे कॉमन रूप हैं वैसे वो है कॉन्टीन्यूस या इम्परफेक्ट या गोइंग, ऑन गोइंग जिसे कहते हैं, जो चल रहा हो, ये ना, जो कंप्लीट ना हुआ। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इट मीन्स अभी काम कर रहा हूँ, तो कंप्लीट कैसे हो सकता है? अगर काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिर परफेक्ट हो जाएगा, यानी काम पूरा हो गया। तो ये सारे नाम इसके हैं। इसकी हिंदी की डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। आगे चलते हैं, वाक्य बनेगा कैसे? तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बनेगा कैसे, इसके लिए मैं आपको ज़रा सा याद दिला दूं। पहले की वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि टेंस के लिए हमें इन वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये दो जो वर्ब दिख रहे हैं, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख रहे हैं, इन दोनों के मिलन से जितने भी टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं या ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस बनते हैं रिटन इंग्लिश में, वो इन्हीं दोनों के हेल्प से बनते हैं। इस वाले पार्ट को आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी जो पार्ट 1 है इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, आमतौर पे आप लोगों को बताया भी गया होगा। और पार्ट 2 को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, आपको बताया गया होगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा जानकारी के साथ वो भी बातें बताऊँ जिन बातों में आज तक आपने इंग्लिश सीखी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है, इसका भी कारण है, मैं आपको बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं वॉज कर दूँ तो टाइम चेंज हो जाएगा। तो इस वर्ब का, इस काम का टाइम चेंज हो जाएगा, एम का वॉस हो जाएगा। तो क्या टाइम चेंज करने में कौन सा वर्ड हमारी हेल्प कर रहा है? ये वाला वर्ड हेल्प कर रहा है, ये दोनों हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब हमारे एक्टिव पैसिव में भी हेल्प करते हैं, टेंस में भी हेल्प करते हैं, बेसिक सेंटेंसेस में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको एक छोटा सा नाम दे दिया हेल्पिंग वर्ब। वैसे तो इनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी सबसे कॉमन वर्ड है जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वर्ब के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं। सिर्फ वर्ब किसे कहते हैं, कम से कम 20 तरह के वर्ब्स होते हैं, पूरी तरह डिटेल्ड वीडियोस बनी भी हुई हैं और आगे आपको और मिलेंगी जिससे आपको जानकारी मिल सके। तो इसे मेन वर्ब क्यों कहा जाता है? मेन वर्ब इसलिए कहा जाता है, मेन वर्ब कई वर्ब्स को कहा जाता है वैसे, पर इसमें मेन वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारा खेल इसका है। इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, साथ में ये हेल्प करेगा, तो हमारा टेंस या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं या किसी और भाषा में कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो आइए देखिए, मैं आपको याद करवाऊँ वाक्य बनेगा कैसे इसका। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपने ध्यान दिया होगा कि टेंस में इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, इन सारे वर्ब से ही जो है हमारे टेंस की तैयारी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसी फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। हर वर्ब के रूप होते हैं, कोई भी वर्ब होगा इनके ये रूप मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको ये सारे रूप मिलेंगे। तो अब ये हमारे लिए जानना जरूरी है, अभी हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पार्ट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पार्ट के लिए एक ये पार्ट लेंगे और इसका मिलन हम इससे करेंगे, यानी कि इस जोड़े में से एक ये लेंगे और ये सभी जो वर्ब्स हैं जिनसे सारे टेंस बनते हैं, इनमें से ये लेंगे, इनमें से ये लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि सारा टेंस हमारा इन्हीं से कवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा चित्र दिखाया ताकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो इसमें से अभी हम ये वाला लेंगे और इसमें से अभी हम ये वाला लेंगे, तो इस तरह हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस बन सकता है। ये सारा टेंस ध्यान रखिएगा, ये वर्ब आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, ये और ये, इन्हीं से सारे टेंस बनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अगर हम देखें आपकी हेल्प के लिए, तो हिंदी में हम क्या करते हैं, जैसे खा है, पढ़ है, तो खा मतलब खाता हूँ, खाता था, खाऊंगा, खा रहा हूँ, खा रहा था, खा रहा हूँगा, पढ़ता हूँ, पढ़ता था, पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ। तो देखिए हिंदी में भी हम ये कुछ शब्द जोड़ते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी
हम इनके साथ कुछ शब्द जोड़ते हैं। अब ईडी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम डी या ईडी जोड़ते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें डी या ईडी जोड़ते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हम भी कुछ ना कुछ जोड़ते ही हैं, डी ई डी टी या कुछ भी जोड़ते हैं, जैसे आईएनजी जोड़ा है। तो हर वर्ब में ऐसे ही जोड़ा जाता है जिस प्रकार हिंदी में भी जोड़ा जाता है और दुनिया की हर भाषा में ऐसे ही जोड़ा जाता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है आपको, कि मैंने कहा था ईट मीन्स खाना नहीं होता खा होता है, रीड मीन्स पढ़ना नहीं होता पढ़ होता है। ये देखिए उसका यही फ़ायदा है कि खा के आगे ही आप खाता हूँ लगाते, खाता था लगाते हैं, या खा रहा हूँ। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आप ये नहीं कहते कि मैं खाना खाना रहा हूँ। अगर ईट का मतलब खाना होता तो उसकी हिंदी ये होती मैं खाना खाना रहा हूँ, लेकिन ईट की हिंदी खा होती है। यानी किसी भी वर्ब के साथ आप ना नहीं लगाइए, वो गलत हो जाता है हिंदी में भी। तो आपने देखा कि हम इंग्लिश में भी कुछ शब्द ऐड करते हैं तब वर्ब का नया रूप बनता है, और हिंदी में भी कुछ ऐड करते हैं तो वर्ब का नया रूप बनता है। अब आइए देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम क्या करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम टाइम के लिए, यानी कौन से समय में काम हो रहा है उसके लिए इज आर एम का यूज़ करते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो ये जो आईएनजी है ये लेवल सेट करता है। अगर इसके साथ में ईडी लगा दूं या इसके साथ में कुछ और लगा दूं तो मतलब चेंज हो जाएगा। तो इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो इसको हम जानते हैं, ये इज आर एम टाइम के लिए लगाया जाता है, और लेवल कौन सा काम का कि चल रहा है या हो चुका है या होगा, उसके लिए हम ये वाली वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि उन सभी वर्ब्स में से पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 और ये पार्ट 2, इसमें से हमने एक एक पार्ट ले लिया और बन गया वाक्य। एक एक पार्ट ले लिया, यानी ये एक पार्ट हमने ले लिया और इधर से ये एक हमने ले लिया और हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। देख रहे हैं आप, ऐसे ही मैं अलग अलग लेता रहूँगा तो टेंस के सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे, या जिसे आप ट्रांसलेशन कहते हैं उसके आप सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे जिस भाषा में। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि हिंदी से इंग्लिश में सीखना, और टेंस का मतलब होता है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी सीख सकते हैं, बस आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म पता होनी चाहिए, नियम पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं माफ़ कीजिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज आर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आई एम प्लेइंग। तो आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये तो आपको पता ही है, ये मैंने लिखा। ये जो एम है ये क्या है, ये समय बता रहा है कि काम प्रेजेंट में है। ये प्ले एक्शन बता रहा है, और आईएनजी लेवल बता रहा है इसका कि क्या लेवल है इसका, ठीक है, कि लगातार चल रहा है काम। तो आपने देखा इसमें कि सब्जेक्ट आई है और एम से ये पता चल रहा है कि समय है। अगर यहाँ वॉज लगा दूँ तो था हो जाएगा, देख रहे हैं आप, यानी कि एम है तो प्रेजेंट का समय है, अगर मैं यहाँ वॉज लगा दूँ तो ये पास्ट का समय हो जाएगा। इसी तरह प्ले से क्या पता चल रहा है, एक्शन, और आईएनजी से क्या पता चल रहा है, लेवल। माफ़ कीजिएगा बीच में कॉल आ गई थी। तो आई एम प्लेइंग, आई सब्जेक्ट है, एम समय है, प्ले एक्शन है, और आईएनजी से लेवल है। तो ये हमने जब एक बात लिखी इसमें आई एम प्लेइंग, तो इससे हमें ये पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, समय क्या है, एक्शन क्या है और एक्शन का लेवल क्या है। ये सारी जानकारी हमें इसमें मिल गई। इसको आप नोट कर सकते हैं, हर इंपॉर्टेंट बात को अपनी कॉपी में अपने साथ नोट करते रहिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। उसके बाद हम देखते हैं इज आर एम 3 वर्ब क्यों है। अब कई लोग सोचेंगे कि ये इज आर एम 3 ही क्यों रखे गए, एक वर्ब क्यों नहीं रखा गया। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजी भाषा का नियम है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं चाहे किसी भाषा में हो, तो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, यानी एक वचन और बहुवचन होता है। तो उसी हिसाब से ही हम भी वर्ब के कम से कम 2 रूप तो रखते ही हैं, ताकि सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी हम अलग अलग वर्ब या वर्ब के अलग अलग रूप को इस्तेमाल कर सकें।
तो इसीलिए इसमें 3 हैं, हालांकि क्योंकि शुरू से ही जब इंग्लिश भाषा बनी है तो इज़ारम ही बने हैं। जैसे वाज वर अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 ही बने हैं, तो उसमें वाज और वर में ही सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों डिवाइड हो जाते हैं। इज़ आर एम में 3 बना रखे हैं, तो हम सिर्फ आई को एम के साथ लगा देते हैं, बाकी को इन दोनों के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक ये बात भी बहुत बच्चों के दिमाग में रहती है कि इज़ आर एम ही क्यों होता है, इसे भी 2 बना देते तो क्या होता। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट तक वीडियो आप देखेंगे और भी काफ़ी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है, और काम की चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी में उतारते रहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं 4 प्रकार के वाक्य होते जो मैंने आपको बताए थे। तो उसमें से पहला हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि सिंपल मतलब जिसमें हम कुछ बात बताते हैं। सिंपल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कुछ बताते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें हम मना नहीं करते, बात बताते हैं या कोई हम जवाब देते हैं, किसी ने सवाल किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो उसे हम सिंपल कहते हैं। सिंपल का मतलब ये है कि ना तो ये नेगेटिव है ना तो ये सवाल है। तो उसका नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ारम, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। सबसे कॉमन सब्जेक्ट है जिसके साथ हम यूज़ करते हैं वो है आई, वी, यू, दे, ही, शी आदि, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट किसी जगह का नाम भी हो सकता है, प्लेस, पर्सन, थिंग, यानी किसी जगह वस्तु या आदमी का भी यानी कि पर्सन का भी नाम हो सकता है। लेकिन मैं आपको इसलिए भी आई, वी, यू, दे, ही, शी बता रहा हूँ क्योंकि सबसे कॉमन यही है जो पूरी इंग्लिश में यूज़ होते हैं, तो आप पहले आसानी से समझ सकें। तो आइए इसका वर्ड ऑर्डर जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले सब्जेक्ट आता है, ये रहा सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है इज़ारम, ये रहे इज़ारम, और ये आईएनजी आता है तो ये रहा आईएनजी। तो इज़ार आई के साथ एम लगता है, यू वी दी के साथ आर लगता है, ही शी के साथ इस लगता है, और इन तीनों के साथ आईएनजी। यानी कि इसके कुछ उदाहरण देख ले। उससे पहले ये देखें कि आईएनजी कैसे बनता है। तो वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ आईएनजी कैसे लगता है। जैसे प्ले है, प्ले के साथ आईएनजी जोड़ दिया, ये बन गया प्लेइंग। रीड है, रीड के साथ आईएनजी जोड़ दिया, ये बन गया रीडिंग। देख रहे हैं ना, नया रूप बन गया। ऐसे ही मैंने आपको जो ये नियम में बताया वो यहाँ देखिए, आई एम प्ले, यहाँ लिखिए प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग। यहाँ आईएनजी लास्ट में हर जगह बना हुआ है। ये आई एम इनके जोड़े हैं, ये फिक्स है, आई एम ही होगा, वी आर होगा, यू आर होगा, दे आर होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे रीड, ईट, गो, कम कुछ भी लिखते जाएंगे वो आईएनजी लगता जाएगा। तो इस तरह से आपने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया। इसका जो रूल है वो ये ध्यान रखिएगा कि पहले सब सिंपल में ये आएगा, फिर ये आएगा। इनमें से क्या किसके साथ यूज़ होगा, कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ यूज़ होगा, ये मैंने इसमें बता रखा, सभी के साथ आईएनजी। तो ये क्लियर हो गया होगा। इंडियन स्टूडेंट्स को वैसे भी कंटिन्यूस करने में मज़ा आता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बनाने के नियम जान लीजिए। कोई वर्ब है तो उसको हम आईएनजी उसमें कैसे ऐड करें, उसका नियम क्या होता है। तो इसके 3 नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे साधारण है, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। 3 मुख्य नियम है। पहला, आप जो वर्ब लिख रहे हैं उसके अंत में अगर ई हो तो उस ई को हटा दीजिए और आईएनजी लगा दीजिए। जी हाँ, किसी भी वर्ब समझने की कोशिश कीजिए। आप एक वर्ब है जैसे प्ले मान लो, ऐसे कोई भी वर्ब अगर आप लेते हैं और उसका जो आखिरी अक्षर है वो ई है, ठीक है, लेटर ई है, तो उसे हटाकर आईएनजी लगा देते हैं। जैसे देखिए, कम, राइट, एडवाइस, तीनों के लास्ट में ई है, तो इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कमिंग, राइटिंग और एडवाइजिंग। ये देखिए इसमें से ई हट गया क्योंकि इनके लास्ट में ई था, देख रहे हैं आप, ई हट गया तो कमिंग हो गया। दूसरा नियम, पहला नियम तो ये हो गया आसानी से। दूसरा नियम, यदि वर्ब के अंत में आई ई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आई ई, अगर आई ई है तो उसको हम वाई बना देते हैं, ये है वाई बना देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, नियम क्या था, यदि वर्ब के अंत में आई ही हो तो उसको वाई बना के आईएनजी जोड़ दो। तो जैसे डाई है, डी आई ई, डाई, डाई मीन्स मरना होता है, प्लस आईएनजी, एल आई ई, लाई, प्लस आईएनजी, तो इसका क्या होगा, आई हटा के वाई लगा दिया, नीचे भी वाई लगा दिया, ये डाइंग हो गया, ये लाइंग हो गया। तो ये बन गया डाइंग और लाइंग।
तो ऐसी कोई भी वर्ब आपको दिखाई दे जिसमें आई ई अंत में हो तो उसको हटा के वाई लगाना है और आई एन जी जोड़ देना है। तीसरा, अगर कोई ऐसा वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंत में डब्ल्यू आर वाई हो, डब्ल्यू आर वाई छोड़ के, सॉरी, पहले कोई वॉवल हो, वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू, अगर ये किसी वर्ब के अंत में हो, ठीक है, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर मतलब इनमें से कोई होगा, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई एक वॉवल या कोई भी एक अक्षर होगा, तो उसे हटाकर जो है उससे पहले जो लास्ट वाला है उसे 2 बार लिखा जाता है। जैसे, यानी कि ये देखिए इसमें आप, ये ई लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, तो अगर कोई भी ऐसा अक्षर है जैसे एन टी, इससे पहले देख रहे हैं आप ए ई आई ओ यू अगर लिखा हो तो आखिरी अक्षर कौन सा हुआ, एन टी जी, उससे पहले क्या लिखा हुआ, ए ई आई ओ यू अगर आपको मिलता है तो वो उसकी जगह फिर इस अक्षर को, यानी ये वाला जो है जी टी एन, इसको डबल कर देते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ आर यू एन है तो एक एन और जोड़ दिया, एक टी और जोड़ दिया, एक जी और जोड़ दिया, डबल कर दिया इन्हें। ये देखिए ये डबल है, ये भी डबल है और ये भी डबल है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आखिरी अक्षर है उससे पहले ई यू और ये भी यू है, यानी ए ई आई ओ यू कोई एक मिलेगा तो उसे हम डबल कर देंगे। तो ये 3 नियम मैंने आपको बताए कि वर्ब के साथ आईएनजी बनाते वक्त ये 3 नियमों का आप ध्यान रखिए। इन्हें एक बार लिख लेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद हम दूसरा वाक्य देखते हैं जिसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना। ये दूसरा वाक्य है। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर इज़ार-एम लिखो, फिर नॉट और आईएनजी या बाकी शब्द। जैसे आई एम रीडिंग तो सिंपल था, आई एम नॉट रीडिंग नेगेटिव हो गया। आर यू प्लेइंग क्वेश्चन है, आर यू नॉट प्लेइंग क्वेश्चन हो गया। तो ये तो सिंपल है, इसलिए इसकी टेबल नहीं बना रहा हूँ। यानी कि इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जैसी ज़रूरत हो वैसा इज़ार-एम लिखेंगे, इज़ार-एम के बाद आप तीसरे नंबर पे, उससे पहले नहीं, नॉट लगाएंगे, तब आईएनजी। तो ये नेगेटिव वाक्य बन जाएगा, आपका नहीं वाले वाक्य बन जाएगा। यानी पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज़ार-एम, इज़ार-एम के बाद नॉट, तब आईएनजी या बाकी शब्द, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब आइए यस नो क्वेश्चन हम देखते हैं। यस नो क्वेश्चन कैसे बनेंगे इज़ार-एम से। इंग्लिश में एक नियम है, हिंदी में और इंग्लिश में एक फ़र्क है कि इंग्लिश में अगर आप कोई भी हिंदी में क्या वाले सवाल बनाएंगे आप, तो उन सभी में आप गौर करेंगे कि क्या से शुरू होगा, जिसका जवाब या तो आप हाँ से देंगे या तो आप ना से देंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नियम नहीं है। हिंदी में तो सारे क्या वाले सवाल क्या से ही बनेंगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। क्या वाले सवाल जो है वर्ब से बनते हैं, वर्ब शुरू में आता है तब। तो वो जब वर्ब शुरू में लग जाता है तो क्या हो जाता है, जिस वर्ब से वो वाक्य बन रहा हो उसी वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे आप। अब देखिए इसमें एक और आसान ट्रिक बता देता हूँ। अगर लास्ट में क्या और लास्ट में हूँ है तो आप वाक्य को एम से शुरू करिए। अगर शुरू में क्या है और लास्ट में है, हैं या हो है तो उस वाक्य का पहला शब्द आर से शुरू करिए। अगर कहीं क्या है और लास्ट में है तो उस वाक्य की शुरुआत इससे करिए। बीच में कुछ भी आता रहेगा, वो समस्या नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज़-आर-एम पहले लिख देंगे। इज़ किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, ये हमने पहले ही देख रखा है, तो उसको उसके बाद लिखेंगे, फिर आईएनजी लिखेंगे। तो ये नियम ध्यान रखेंगे तो ये 3 तरह के वाक्य बन जाएंगे आपके, सिंपल, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, यानी क्या वाले क्वेश्चन। जैसे इज़ ही प्लेइंग तो वो होगा क्या वह खेल रहा है। अब इसमें देखिए है यानी इज़ आएगा और ये क्या है, ठीक है, क्या और है दोनों आ रहा है, तो इस सेंटेंस की शुरुआत इससे हुई है। आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हैं। इसमें देखिए हो है लास्ट में और शुरू में क्या है, यानी शुरू में क्या और हो तो आर आया है। इसमें शुरू में क्या और है तो इज़ आया है। यही मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, ध्यान देता हूँ।
तो इसमें इज़ का वाक्य है तो इज़ को आगे लिखिए, आर का वाक्य है तो आर को पहले लिखिए, एम का वाक्य है तो एम को पहले लिखिए। इसका एक छोटा प्रारूप मैंने यहाँ बना रखा है, इज शी, इज़ ही, इज शी, आर यू, आर वी, आर दे, एम आई, उसके बाद फिर आई एन जी वर्ब लिखेंगे, यानी वर्ब लगा के आई एन जी लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सारे वाक्य सीख लिए। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले सवाल आते हैं जिन्हें हम कहते हैं WH से प्रश्न। ये हर टेंस में 4 प्रकार के वाक्य कम से कम बनाए ही जाते हैं। वैसे तो 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब 4 प्रकार के समझ लीजिए पहले। तो ये वाक्य कौन से होते हैं? ये वाक्य होते हैं, इनकी हिंदी मैंने बता रखी हूँ, मतलब कौन, वेयर मीन्स कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले। क्यों, व्हेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, और विच मीन्स कौन सा या कौन सी। ये इन सवालों में क्या करते हैं हम? इन सवालों में हम सबसे पहले ये WH वाले, यानी जो ऊपर शब्द दिए गए, ये सबसे पहले हम लिखेंगे। फिर जो वर्ब है हमारे इज़ार में वो लिखेंगे, या जो भी वर्ब होगा वो सेकंड नंबर पे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, किसका जोड़ा किसके साथ बन रहा है उसका उसके हिसाब से। ये तो सभी के साथ यूज़ होते हैं, ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, तो इनका सही कॉम्बिनेशन बना के और साथ में वर्ब की ING फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका आपको बताऊं, आप कहाँ खेल रहे हो, तो हिंदी में क्या होता है? आप कहाँ खेल रहे हो। हिंदी में ऐसे सवाल के शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले आते हैं। तो वेयर, ये देखिए पहला आ गया, वेयर आर यू प्लेइंग। देखा ना आपने ये। अब ये यहाँ पहले क्यों आया? क्योंकि इंग्लिश का नियम है ऐसे शब्द पहले आते हैं। फिर उसके बाद में इसमें हो लास्ट में आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आ रहा है। ये यहाँ का यहाँ हो जाएगा, यहाँ का यहाँ हो जाएगा, यहाँ का यहाँ हो जाएगा, और खेल रहे का प्लेइंग हो जाएगा। ऐसा किस लिए? क्योंकि इंग्लिश में शब्दों को किन क्रम से लिखा जाता है उसका नियम ये है जो आप देख रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। अब आइए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ऐसे वाक्य लिखे। बच्चे यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि इनको याद करते रहते हैं, और इनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे ये याद रख सके कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या किस टेंस का वाक्य है। तो उसके जानने के लिए ज़रूरी है कि पहचान के शब्द आपको पता होने चाहिए। ऐसे वाक्य जब आप बनाएं तो इनके साथ कुछ शब्द पहचान के होने चाहिए। जैसे कुछ शब्द बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ये वो शब्द हैं जिनकी हिंदी और हर वाक्य में प्रयोग आपको आना चाहिए। इनकी हिंदी याद कर लो, और जो भी आप वाक्य बनाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उसमें इसका प्रयोग ज़रूर करो। चाहे बुक में दिया हो या ना दिया हो, आप उसको लिख सकते हैं, तो वो वाक्य गलत नहीं होगा। इसी बहाने आपको ये याद भी हो जाएगा। तो आइए देखिए वो शब्द कौन से हैं। पहला शब्द है नाव। नाव का लो अभी, मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं अभी खा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। दीज डेज, इन दिनों। मैं इन दिनों जिम जा रहा हूँ, मैं इन दिनों पार्क में जा रहा हूँ, मैं इन दिनों किताब पढ़ रहा हूँ, मैं इन दिनों आराम कर रहा हूँ, या इन दिनों मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। स्टिल, अब भी या अभी तक। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी सो रहा हूँ, वो अभी भी कहना नहीं मान रहा है। तो ये सारे स्टिल। एट प्रेजेंट, इस समय मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट। इस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट। नाउ और एट प्रेजेंट में थोड़ा सा फ़र्क है, वो आप जानेंगे, आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नाउ ए डेज। नाउ ए डेज मतलब है आजकल, इन दिनों। एट दिस टाइम, इस समय। एट दिस मोमेंट, इस पल या इस समय। ये समय के और पहचान के कुछ वाक्य हैं जो आप, जैसे आई एम प्लेइंग नाउ। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस लिखे तो इनमें से एक जरूर उसमें या तो फिट होगा या तो आप कर दीजिए, तो आपको याद रहेगा। इससे क्या होगा कि उन वाक्यों की पहचान भी आपको इससे याद रहेगी। इसको नोट कर लीजिए। तो ये वो शब्द हैं जो इस वाक्य में आने चाहिए। इनकी हिंदी भी आपको याद हो, और आपको ये भी याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, इस टेंस से 3 प्रकार के वाक्य लिखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। अभी भी वीडियो जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक देखिए, अभी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो इस टेंस में 3 प्रकार के वाक्य लिखे जाते हैं जब आप लिखते हो। पहली बात, जो काम अभी हो रहा है वो आप लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, आगे जो होने जा रहा है। जी हाँ,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम कई बार फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, आगे जो काम होने जा रहा है उसके बारे में बताने के लिए। तीसरा है इन दिनों जो काम चल रहा है उसके बारे में बातचीत करने के लिए, मतलब एक काम तो जो अभी हो रहा है वो, और एक काम जो आजकल इन दिनों पिछले कुछ दिनों से जो काम चल रहा है उसके बारे में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ इन 3 तरीक़ों से होता है। पहला, अभी जो काम हो रहा है, जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ, आगे जो होने वाला है, जैसे हमारे स्कूल बंद होने जा रहे हैं अगले महीने से। तीसरा, ये जो काम कई दिनों से चल रहा है, जैसे कि मैं आजकल जिम जा रहा हूँ, मैं आजकल पार्क जा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि काम अभी चल रहा है, लेकिन ये काम हो रहा है प्रेजेंट में, लगातार चल रहा है, तो वो हम देखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ मैं। पहला क्या है, जो अभी चल रहा है, तो जो अभी चल रहा है उसमें है इन वाक्यों में नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट आदि शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे आई एम प्लेइंग नाउ, मैं अभी खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग नाउ, मैं अभी नहीं खेल रहा हूँ। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ, बच्चे अभी खेल रहे हैं। ही इज़ लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, वो आजकल इंग्लिश सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, वह आजकल इंग्लिश सीख रहा है, या वो आजकल इंग्लिश सीख रहा है। ठीक है, तो यह पहला ग्रुप था जिसमें अभी और आजकल ये काम चल रहा है, इसका उदाहरण आपने देखा। आइए देखते दूसरा एग्जाम्पल जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो ये है कि निकट भविष्य में कोई काम होने वाला है। ठीक है, जैसे ये एक नई चीज़ आपको पता चल रही है, ये आप इसमें देखिए, जैसे द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट संडे, यानी कि स्कूल अगले इतवार बंद होने जा रहे हैं या हो रहे हैं। सॉरी, द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट संडे, स्कूल अगले इतवार बंद होने जा रहे हैं या हो रहे हैं। तो आप देखेंगे बात तो हम फ्यूचर की कर रहे हैं कि अभी तो काम ये चल नहीं रहा है, आगे चलेगा, लेकिन इसका यूज़ ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन इसका यूज़ आपको ध्यान से करना है, गलती ना हो कहीं भी। वी आर गोइंग टू सी सिनेमा नेक्स्ट वीक, हम जो है फिल्म देखने अगले हफ्ते जा रहे हैं, यानी कि ये काम भी निकट भविष्य में होने वाला है। तो हम अगले महीने, अगले हफ्ते, वीक है सॉरी, यहाँ पे अगले हफ्ते कर दीजिए, माफ़ कीजिए, फिल्म देखने जा रहे हैं। तो क्या सीखा हमने, ये काम अभी तो नहीं हो रहे हैं, आगे होने जा रहे हैं, आगे होने जा रहे हैं, होंगे। तो 2 तरीके के वाक्य हो गए, पहला ये और दूसरा ये जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प से करते हैं। आगे देखते, तीसरा नियम जो है इसका, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ होता है, वो इससे होता है कि कोई पुराना काम या आदत को दिखाने के लिए जो आजकल इन दिनों चल रहा है, आदत बन गई है, ये आदत है। जैसे ही इज़ वर्किंग हार्ड डेज, ये पिछले कुछ समय से काम चल रहा है, ज़रूरी नहीं अभी हो रहा हो, बट पिछले कुछ समय से काम चल रहा है और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। जैसे ही इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज, वो इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा है, यानी ज़रूरी नहीं अभी कर रहा हो, पिछले कुछ दिनों से कर रहा है। वह आजकल कड़ी या बहुत मेहनत कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि अभी कर रहा हो, मैंने आपको बताया, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं अभी कर रहा हो, इन दिनों ये काम हो रहा है, इससे ये पता चलता है। दूसरा, आई एम गोइंग टू टेम्पल दीज डेज, मैं इन दिनों मंदिर जा रहा हूँ, यानी पहले नहीं जाता था पर आजकल कुछ दिनों से मैं इन दिनों रोज़ मंदिर जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू टेम्पल दीज डेज। तो ऐसे वाक्यों में आपने क्या देखा, दीज डेज या नाउ डेज लगता है, इन दिनों या आजकल, ये 2 शब्द जुड़ते हैं जो ये बताते हैं कि काम कुछ दिनों से चल रहा है। तो इन वाक्यों में ऐसे कामों की बात होती है जो पिछले कुछ समय से आप कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अभी कर रहे हो, कुछ समय से कर रहे हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है आगे करते रहें, बट अभी फ़िलहाल कुछ समय से कर रहे हैं, ये इसमें पता लगता है। तो ये 3 तरह के वाक्य इसमें आपने देखे, वीडियो को आगे पीछे करके देखे। अब लास्ट में हम ज़रा थोड़े इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो ये वर्ब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जो है अधिकतर नहीं लगती है। जी हाँ, इन वर्ब्स के साथ अधिकतर आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। इसके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा, पर किसी और वीडियो में दूंगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है और बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है।
तो इसलिए अभी आपको मैं वो वर्ब्स दे रहा हूँ जिनके साथ हम 90% 95% ING वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 पहला जो हमारी इंद्री से जुड़ा हो, यानी देखना सुनना, फील, हियर, सी, स्मेल, टच, नोटिस, टेस्ट, ये वो वर्ब हैं जिनके साथ हम अधिकतर ING नहीं लगाते। टेस्टिंग, नोटिसिंग, स्मेलिंग, टचिंग नहीं करेंगे, बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। इनकी हिंदी क्या होती है आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। दूसरा है वांट, विश, लव, लाइक, हेट, फियर, प्रेफर, रिफ्यूज़, होप। ये हमारी भावना को, हमारी चाहत को, हमारी पसंद को ये वर्ब दिखाते हैं। इनको भी हम ING की तरह यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। बहुत कम केसेस होते हैं जिसके साथ ING हम लगाएं। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मान लीजिए, तो इसको हम आई एम वॉन्टिंग टू ड्रिंक वाटर नहीं कहेंगे। एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा है जो हमारी सोच से जुड़े हुए वर्ब हो, जैसे थिंक, रियलाइज, ट्रस्ट, फॉरगेट, रिग्रेट, माइंड, अंडरस्टैंड। ठीक है, नो, मीन, सपोज, बिलीव, रिमेंबर, इसके साथ MEMBER आएगा, रिमेंबर, एक्सपेक्ट, एट्सेट्रा। ये हमारी थिंकिंग को दिखाते हैं, इनके साथ भी ING बहुत कम यूज़ करते हैं, इनको ING इनका रूप नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ING इनका रूप बनता है, लेकिन किस कंडीशन में बनता है वो एक आध केस होते हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब हमारे पास कुछ है पोजीशन दिखाने के लिए, उसके लिए ओ, ऑन, बिलोंग, पोजेस, इनके साथ ING नहीं लगाते हैं। अपीयर, सीम, कंटेन, कंसिस्ट, कीप, कंसर्न, मैटर, एट्सेट्रा, इन सभी के साथ इन वर्ब में ING हम नहीं जोड़ते हैं जल्दी। तो यहाँ मैं वीडियो रोक के दे रहा हूँ, यहाँ पे आप आराम से देख लें और इनको लिख लें कि इनके साथ ING नहीं लगाते हैं। अब लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इसके, और ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। इसका लास्ट पेज है, एग्जांपल्स है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही सारे वाक्य हैं, इनकी हिंदी बता दे रहा हूँ मैं आपको। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, चिड़िया हवा में उड़ रही हैं। द सन इज़ राइजिंग नाउ, जो सूरज है वो निकल रहा है, उग रहा है। वी आर रीडिंग ए बुक, हम किताब पढ़ रहे हैं। द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, बच्चे ग्राउंड में नहीं खेल रहे हैं। वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आप आजकल क्या कर रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। इसमें शब्दों का क्रम देख लीजिए क्या है, जहाँ जहाँ वर्ब लगे हैं मैंने उनके नीचे अंडरलाइन किया, उनको भी आप देखिए, गौर करिए। इसी तरह के वाक्य बनते हैं, इसी तरह से आप बनाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और स्पोकन इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, स्पेलिंग की बहुत सारी, स्पेलिंग कैसे बनाएं, ABCD से लेकर बेसिक लेवल पे बहुत सारी वीडियोस आप लोग को इस चैनल पे मिलेंगी। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को भी, ताकि लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।